हेलो गाइज, वेलकम टू जेएसएम क्लासेस। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। लास्ट दो क्लासों में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज चॉइसेस ऑफ बिजनेस की। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज को हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस डिफाइन करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रोसीजर देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स हैं, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप को रजिस्टर करने के स्टेप्स क्या हैं, उसके बाद एचयूएफ क्या है, एचयूएफ को रजिस्टर करने के स्टेप्स क्या हैं, कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी को रजिस्टर करने की प्रोसीजर भी देखेंगे, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, निधि हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो या फिर आईएफएससी कंपनी हो। तो हम सभी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को दोस्तों हम 3-4 पार्ट्स में करेंगे। तो पार्ट 1 हम इसका स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 का पेपर 3 है, जैसा हम देख सकते हैं। हम पार्ट ए कर रहे हैं, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप का मतलब होता है कि बिजनेस को बनाना, खड़ा करना और रजिस्टर करना। उसके बाद हम इसके कंप्लायंसेस देखेंगे। तो 40 मार्क्स का इसमें हमारे 12 से 16 चैप्टर आएंगे। 12 चैप्टर एक्चुअली मॉड्यूल में है, लेकिन हम उसको पार्ट्स में करेंगे तो ये 16 तक जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में दोस्तों हम पहले सारे की सारी तरह की कंपनी बोलेंगे। जैसे कि लोग प्रोप्राइटरशिप को भी कंपनी बोलते हैं, जनरल भाषा में मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे अपनी गली मोहल्ले में तो बोलेंगे भाई हमारी भी कंपनी है। आप बोलेंगे क्या, कह देंगे कि हमारी गुप्ता पब्लिकेशन हमारी कंपनी है। तो क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? नहीं। तो इसका मतलब नॉर्मल भाषा में फर्म को भी हम कंपनी बोलते हैं, या एक जनरल पब्लिक जिससे लोग की नॉलेज नहीं है वो कंपनी बोलता है। ठीक है। तो इसमें सारे तरह की जो डेफिनेशन है बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो आ जाएंगी। तो हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आता है दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप। मेजोरिटी ऑफ स्मॉल बिजनेस स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। ज्यादातर जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं, जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अब ये क्या होती है? ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। भाई ये सारे का सारा जो होता है इसमें एक इंडिविजुअल के द्वारा ही होता है। और वही इंडिविजुअल क्या करता है, डे टू डे जो भी काम होते हैं, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे बिजनेस को रन करने की, वो उस अकेले की ही होती है। हैज टू अरेंज कैपिटल, वो अकेला बंदा ही कैपिटल भी अरेंज करता है। छोटा बिजनेस है, छोटी कैपिटल चाहिए, तो वो अकेला बंदा ही उसको अरेंज भी करेगा। ये नहीं कि 2-4 लोग और मिलके करेंगे। हाँ, वो लोन वगैरह जरूर ले सकता है बाकी लोगों से या फिर बैंक से। अब देखते हैं, भाई वो सारे के सारे काम अकेला करेगा, अकेला ही स्टार्ट करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कर लेगा और मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, डे टू डे की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कैपिटल अरेंज करेगा। तो अकेला ही एंटाइटल है ऑल प्रॉफिट्स एंड हैज टू बियर ऑल लॉसेस। अगर कोई लॉस भी होती है तो अकेला ही लॉस भी बियर करेगा, और सारे के सारे प्रॉफिट को लेने के लिए वो अकेला ही एंटाइटल्ड है, अकेला ही राइटफुल है। अब क्या करता है, ओन ऑल असेट्स ऑल्सो एज्यूम कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस। भाई जितनी भी हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की असेट्स हैं, संपत्ति है, वो किसकी होंगी? सोल ओनर की ही होंगी, यानी उनका मालिक सोल ओनर होगा। और लॉ की नजर में और पब्लिक की नजर में क्या सोल प्रोप्राइटरशिप और बिजनेस के बीच में जो सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस होता है, क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। तो वो दोनों लॉ की नजर में और पब्लिक की नजर में वो दोनों क्या है? एक ही पर्सन है। यानी कि जैसे कंपनी हम कहते हैं ना कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनी एक्ट के अंडर। तो यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और एक पार्टनरशिप फर्म क्या है? क्या है भाई? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों सेम ही है, यानी कि उनका प्रोप्राइटर भी और बिजनेस भी दोनों सेम ही पर्सन है, एक ही आदमी है। चाहे तो वो पैसा निकाल रहा है या फिर डाल रहा है, ना तो कोई ज्यादा इतनी ज्यादा उसमें अकाउंटिंग होती है ना कुछ होता है। तो हम सेम पर्सन मान के चलते हैं लोग की नजर में भी। आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के फायदे क्या क्या है? इजी फॉर्मेशन है भाई, कोई लीगल फॉर्मेलिटी हमें यहाँ पर नहीं करनी है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए, यानी कि ना तो कोई रजिस्ट्रेशन कराना सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए। जैसे कंपनी हम बनाते हैं तो कंपनी के लिए पहले आरओसी में एप्लीकेशन देते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, नेम वगैरह
चेक होकर के कुछ टाइम लगता है, जबकि प्रोप्राइटरशिप में तो कुछ ऐसा होता है नहीं, आप बिजनेस खोल लो और स्टार्ट कर दो। बाकी और क्या क्या इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह लेने होंगे उनकी बात हम करते हैं आगे। पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं, क्योंकि जो प्रोप्राइटरशिप है नॉट गवर्न्ड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ। प्रोप्राइटरशिप एक्ट कोई एक्ट नहीं है, यानी कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए बात करता हो। हाँ, गवर्न जरूर करता है, वो भी प्रोप्राइटरशिप को नहीं, इनके बिजनेस को गवर्न करता है कि ये इस तरीके का बिजनेस करेंगी। वो भी अलग अलग लॉ में, पार्टनरशिप एक्ट में, कंपनीज एक्ट में जनरल बिजनेस की बात जहां पर की गई है, वो बिजनेस की बात प्रोप्राइटरशिप पे भी एप्लीकेबल होगी। सिंपली रिक्वायर्स बिजनेस एक्टिविटी शुड बी लॉफुल। भाई लॉ कितना चाहता है कि बिजनेस एक्टिविटी जो है लॉफुल होना चाहिए, यानी कि अगर आप मतलब शराब वगैरह का एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी केमिकल्स की करते हैं, तो आपको वहां पे लाइसेंस लेना होगा, अगर लाइसेंस गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है, तो आप उसे बिना लाइसेंस के भी कर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर जीएसटी थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर रही है तो आपको उस केस में जीएसटी लेना है, अगर नहीं कर रही है तो जीएसटी भी नहीं लेना है। बेटर कंट्रोल है, भाई ऑल डिसीजन एक पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं, तो बेटर कंट्रोल है, और जिससे उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, सिंपल है और इजी हो जाती है, क्योंकि वो अकेला ही सारे के सारे डिसीजन लेना होता है कि ये इस पर्सन के साथ मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट डील फाइनल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। सारे इस एम्प्लॉय को रखना चाहिए या ना रखना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, सोल ओनर। एक मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, पैसा अपना लगाना चाहिए या लोन पे लेना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, सोल ओनर। वो इसके बारे में सलाह किससे लेगा कि पैसा अपना लगाए किसी और का लगाए। भाई हम लोग बैठे हैं ना, चार्टेड अकाउंटेंट है, हमारी कंपनी सेक्रेटरी है और हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, ये लोग किस लिए बैठे हैं, इसके लिए बैठे हैं कि आप लोगों को बिजनेसमैन को गाइड करें। उसके बदले हमें क्या चाहिए, हमें बस थोड़ी सी फीस चाहिए। आगे देखते हैं, एसपी बोले तो सोल प्रोप्राइटर कैन आल्सो ब्रिंग चेंज इन साइज एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो जहां उसको लगता है कि मेरा बिजनेस में अब चेंज होना चाहिए, कुछ किस तरीके के वो चेंज कर सकता है, चाहे तो अपने बिजनेस को किसी और बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि पार्टनरशिप में, कंपनी में इस तरीके के चेंज कर सकता है, एलएलपी में कर सकता है, या फिर साइज में चेंज कर सकता है, प्रोप्राइटरशिप ही रखे। वो कह रहा है कि अभी मैं एक दुकान के फॉर्म में काम कर रहा हूँ और भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे दिल्ली में 50 अपने रिटेल शोरूम खोलना चाहता हूँ, तो वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होगी, तो इस केस में वो चेंज कर सकता है अपनी जो है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ एक्टिविटी में वो चेंज कर सकता है किसी और, जैसे मान लो आज दूध वगैरह की सेलिंग कर रहा है सिर्फ को, यानी डेयरी आइटम्स में, कल को वो बिस्किट्स, ब्रेड, नमकीन वगैरह भी अपने साथ ऐड कर सकता है। आगे देखते हैं, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। भाई सारा का सारा प्रॉफिट के लिए वो अकेला ही हकदार होगा, वो सारी की सारी टेंशन खुद ले रहा है, जिससे क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। में जितने वो एफर्ट अकेला लगाएगा उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड उस अकेले के पास आएगा। अगर आप जॉब करते हैं, चाहे वो सीए, सीए में कोई भी हो, या फिर एक नॉर्मल बंदा मार्केटिंग वाला ग्रेजुएशन करके भी या कॉल सेंटर में भी जॉब करता है, तो चाहे वो कितना भी एफर्ट लगाए, कितनी भी मेहनत करे, उसको मंथ एंड पे सैलरी मिल जानी है। उसके बाद में उसने जो उस मंथ में जितना भी काम किया है उससे उसे कुछ लेना देना नहीं है उस काम से, चाहे तो बिजनेस ओनर को कितना भी प्रॉफिट फ्यूचर में जाके हो, लेकिन एम्प्लॉय को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि बिजनेस है, तो जितना आप एफर्ट करेंगे, आज जो आप एफर्ट कर रहे हैं, कल को आपका नाम बनेगा, तो उस नाम की रेपुटेशन, उसकी सेल, वो सब रिवॉर्ड आपको ही मिलने वाला है। तो डायरेक्ट रिलेशन है एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में, क्योंकि सारा का सारा उसको अकेले को ही आना है। और इससे क्या होता है, दिस मोटिवेट्स हिम टू वर्क हार्ड एंड वियर रिस्क ऑफ बिजनेस। भाई जब डायरेक्ट रिलेशन है तो ये उसको मोटिवेट करता है कि वो ज्यादा मेहनत करे और बिजनेस की रिस्क को भी बियर करने के लिए रेडी रहता है। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट है। अब भाई ज्यादा स्पेशलिस्ट तो प्रोप्राइटरशिप लोग अपॉइंट करते नहीं है। क्या आपने देखा कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म किसी सीए को हायर करती है अपने यहाँ, मतलब कुछ काम करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, लीगल काम करने के लिए? हाँ, वो आउटसोर्स कर देते हैं कि भैया आप हमारी अकाउंटिंग देख लो ना। अगर प्रोप्राइटरशिप बड़ी है, थोड़ी 2-4 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो वो एक अकाउंटेंट रख लेते हैं। अगर इतना भी नहीं है तो वो बस ईयर एंड पे क्या करते हैं भाई, एक ITR करा लेते हैं, और उनकी टर्नओवर अगर
थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर रही है, यानी कि 40 लाख से क्रॉस कर रही है, तो वो क्या करते हैं, जीएसटी ले लेते हैं, मंथली फाइलिंग करा देते हैं, क्वार्टरली के केस में क्वार्टरली करा देते हैं। ठीक है, पर्सनली वो सुपरवाइज कर सकता है और अपने बिजनेस को जो भी है उसे लगता है कि भाई ये चीज गलत है तो उसे अवॉइड कर सकता है, वो सीधा सीधी बात है। अब देखते हैं आगे, लिमिटेशन भी है कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप की। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप मे नॉट एबल टू मैनेज बिजनेस एफिशिएंटली, भाई अकेला सारे के सारे फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो उसे क्या होगी, एफिशिएंट नहीं होगा वो। एफिशिएंट का मतलब है कि जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जितना उसे टाइम मिल रहा है, उतनी अच्छे तरीके से वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाता अकेला बंदा। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक सोल ओनर सभी फील्ड में एक्सपर्ट हो, यानी सभी फील्ड की उसे इक्वल और अच्छी नॉलेज हो, ये जरूरी तो नहीं है। और पोजेस डिफिकल्टीज इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑल्सो, और इससे क्या होगा भाई, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ करने में डिफिकल्टी होगी उसको। आगे देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अकेला बंदा है तो रिसोर्सेज का मतलब है कैपिटल लाना, मशीनरी लाना, और मैनेजमेंट रिसोर्सेज भी होते हैं कि भाई मैनेज करना बिजनेस को, तो उसमें भी डिसएडवांटेज है, लिमिट रहती है कि वो अकेला ही कर सकता है, अकेले की बात जितनी कैपिटल होगी वो ही कर सकता है। कल को उसे कॉन्ट्रैक्ट मिले कोई 5 करोड़ रुपए का, तो जल्दी से वो अरेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन वहीं 2-3 पार्टनर हैं तो वो अरेंज कर सकते हैं। ये लिमिटेशन भी है उसकी, क्योंकि उसकी खुद की कैपिटल लिमिटेड हो सकती है, और उसकी पर्सनल असेट्स जो है इतना लोन उठाने के लिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं भी हो सकती है कुछ केसेस में। तो ये क्या करता है, रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ बिजनेस ग्रोथ, तो जिससे हमारी बिजनेस ग्रोथ का स्कोप कम हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, जो प्रोप्राइटर है उसका पर्सनली लायबल है फॉर ऑल बिजनेस ऑब्लिगेशन के लिए। पर्सनल असेट्स कैन बी यूज्ड इफ बिजनेस असेट्स आर इनसफिशिएंट, अगर मान लो हमारा बिजनेस में लॉस हो गया, हमने किसी से लोन ले रखा है, तो वो लोन वाला जब पैसे लेना आएगा और उसे दिखेगा कि भाई बिजनेस में तो असेट्स ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो मेरा पैसे कहां से चुकाएगा, तो कोर्ट में केस डाल करके प्रोप्राइटर की असेट्स को सेल करा करके अपना पैसा वसूल करा सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, भाई प्रोप्राइटरशिप क्या करती है, सफर्स फ्रॉम कंटिन्यूटी, अगर हमारा सोल ओनर इल हो गया, बीमार हो गया, तो टेम्परेरी क्लोजर 2-4 दिन के लिए, आपने देखा होगा ना, कई बार अकेला बंदा बैठता है तो कई बार वो बीमार हो जाता है, किसी शादी में किसी कहीं जाना पड़ जाए तो दुकान उसकी बंद हो जाती है 1-2 दिन के लिए। लेकिन वहीं अगर सोल ओनर की डेथ हो जाए या उसको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो परमानेंट बिजनेस क्लोज भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उसका फैमिली मेंबर को उसे कंटिन्यू नहीं करता है। आगे देखते हैं, अब दोस्तों हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है भाई एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि देयर इज नो सच थिंग एज रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, मतलब किस, देयर इज नो सच थिंग एज रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। दोस्तों ये नोट्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं अपने बुक्स में, अपनी थोड़ी लैंग्वेज ऐड ऑन करके। मैंने शॉर्ट में ये नोट्स बनाए हैं सो दैट की कंटेंट कम लगे और आप 2-3 बार भी इन क्लासेस को देख लेंगे, एग्जाम टाइम पे भी देख लेंगे। अब जितने हमारे चैप्टर हैं, मैं एक चैप्टर की 2 या 3 क्लास मैक्सिमम में कवर कर दूंगा, तो आप एग्जाम टाइम पर भी इनको रिवाइज कर सकते हैं देख करके, चाहे आपने कोचिंग कहीं से भी ली हो, सेल्फ स्टडी की हो, हमारे नोट्स जो है सफिशिएंट है, आप हमारे नोट्स पर भी रिलाई कर सकते हैं और एग्जाम अपना दे सकते हैं। अगर आपने सारे नोट्स कवर कर लिए हैं, अच्छे से लर्न कर लिए हैं, तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा है नहीं कि रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एज प्रोप्राइटरशिप आर रिकॉग्नाइज बाय अदर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप क्या है, अदर रजिस्ट्रेशन से रिकॉग्नाइज होती है, गवर्न होती है। वो रजिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं देखते हैं, सच एज शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, स्टेट स्पेसिफिक होता है दोस्तों, ये हर स्टेट का अलग होता है, यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है, बिहार का अलग है। कई स्टेट में ये फ्री होता है, कई स्टेट में 500-1000 रुपए की फीस होती है, जैसे कि दिल्ली में फ्री है, कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है। वहीं यूपी बिहार में देखेंगे, यूपी में 500 रुपए फीस है और बिहार में उससे भी ज्यादा 1000 रुपए के आसपास फीस है। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों ये भी क्या होता है, स्टेट स्पेसिफिक है, जैसे कि महाराष्ट्र में ये मैंडेटरी है, दिल्ली यूपी में ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो
नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए होते हैं उनके लिए होता है। जैसे एमएसएमई आपको लोन लेना है, कुछ टैक्सेशन में बेनिफिट लेना है, इजी अप्रूवल मिल जाती है आपको ट्रेडमार्क या पेटेंट वगैरह में, उसके लिए क्या होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया। ये सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उस पर कहीं कोई से भी स्टेट में आपका बिजनेस है आप ले सकते हैं। ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी सभी इसको ले सकते हैं। ठीक है, सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट भी सभी ले सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स भी सभी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्पेशली सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के लिए, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनको ले सकता है। रजिस्ट्रेशन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपने देखा होगा एनएसआईसी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, ये उस केस में है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दोस्तों, सभी टाइप के एंटिटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख यानी थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर रही है तो मैंडेटरी हो जाता है, या फिर आप कुछ ऐसे बिजनेस करते हैं जो जीएसटी एक्ट में मैंडेटरी उनको लेना होता है, चाहे उनकी टर्नओवर कितनी भी है, जीरो भी है तब भी लेना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट टाइप की आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट डे से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, 8-10 केस सेक्शन 17 में डिफाइंड है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर उतनी नहीं है और आप मैंडेटरी वाले में भी फॉल नहीं कर रहे हैं तो आप ऑप्शनल वॉलंटरी में जाकर के जीएसटी ले सकते हैं। आईपी लॉ, यानी कि आईपी लॉ में मैंडेटरी नहीं है ट्रेडमार्क लेना, कॉपीराइट लेना, पेटेंट लेना, ये मैंडेटरी नहीं है। ये आप अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं कि जो हमारा नाम है या फिर लोगो है, कल को हमारे नाम या हमारे लोगो को कोई और पर्सन अपने बिजनेस में ना यूज करे, इसलिए हम आईपी लॉ, आईपी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में अपने नाम या अपने लोगों को रजिस्टर करा लेते हैं, जिससे कि कल को अगर पहली बात तो कोई रजिस्टर तो कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारे नाम पे हो गया है। अगर अप्लाई करेगा भी रजिस्ट्रेशन के लिए तो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट पहले तो उसको खुद ही नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसेस कर दिया तो इसका एक ऑफिशियल गजट आता है, मतलब पब्लिकेशन आता है, एक मैगजीन आती है, वो पब्लिश करता है पब्लिकली। तो आपको नजर रखना है कि कोई हमारे नाम से मिलता जुलता रजिस्ट्रेशन तो नहीं आ रहा है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रेड लाइसेंस दोस्तों। मतलब ट्रेड लाइसेंस भी हम ले सकते हैं, काफी लोग अवेयर नहीं होते हैं इस चीज से, लेकिन काफी सारे बिजनेसेस के लिए ट्रेड लाइसेंस भी लेना होता है। ट्रेड लाइसेंस का मीनिंग होता है जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड का मतलब बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको करने के लिए लाइसेंस परमिशन होती है एक तरह से। जैसे कि मैं रिटेल शॉप चला रहा हूँ, डेयरी आइटम्स बेच रहा हूँ, नमकीन आइटम्स बेच रहा हूँ, तो एक तरह से परमिशन होती है एमसीडी के द्वारा। ये एमसीडी के द्वारा लिया जाता है, स्टेट स्पेसिफिक, और स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। आपको जो आपके स्टेट की वेबसाइट है उसी पर ही अप्लाई करना होता है, लेकिन आपके स्टेट की वेबसाइट से जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उसको ये असाइन कर दिया जाता है, तो वो चेक करके ऑनलाइन ही होता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन इसमें आप फीस लगती है। दिल्ली में भी और यूपी में भी, सभी स्टेट्स में मैक्सिमम गवर्नमेंट फीस यहाँ पर है। अब दोस्तों कोई और हमारे एक्टिविटी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई केमिकल्स बेच रहा हूँ या मेरी कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ तो मुझे फैक्ट्री लाइसेंस वहां पर लेना पड़ सकता है। फैक्ट्री एक्ट मेरे पे अप्लाई हो जाएगा, लेबर लॉ अप्लाई हो जाएगा, पीएफ ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा अगर मेरे एम्प्लॉय थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही है तो ये हमारी एक्टिविटी स्पेसिफिक है। जैसे आप कंपनी एक्ट में देखते हैं ना, कुछ कंप्लायंस होते हैं इवेंट स्पेसिफिक और कुछ होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे कि एनुअल फाइलिंग फिक्स है, लेकिन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन होना क्या है, इवेंट है। भाई जब डायरेक्टर अपॉइंट होगा जब हमें DI-12 फाइल करना है। अगर डायरेक्टर 4 साल तक कंपनी में कोई चेंज ही नहीं है तो नहीं करना, लेकिन वही एनुअल फाइलिंग के केस में हर साल करनी है। ठीक है, अगर लोन वगैरह है तो DPT-3 भी हर साल करनी है। अगर देखते हैं पार्टनरशिप, अब देखते हैं दोस्तों पार्टनरशिप क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है, इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। किसके बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जो एग्री हैं कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट जो भी होगा उसे शेयर करेंगे। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, तो ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक पार्टनरशिप फॉर्म का, यानी प्रॉफिट शेयरिंग जरूर होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक ही पार्टनर सारा का सारा प्रॉफिट ले रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनरशिप नहीं है एज पर पार्टनरशिप एक्ट।
अब कह रहा पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप रिलेशन है कुछ पर्सन के बीच में, कुछ लोगों के बीच में, जो जिन्होंने क्या एग्री किया है कि जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा हम सारे मिलके जितनी जितनी हमारी कैपिटल है उस रेशो में उस बिजनेस को बांट लेंगे। चाहे वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे तो वो सारे के सारे लोग उस बिजनेस में लगे हों यानी पार्टनर लगे हों, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि आप मान लो दो पार्टनर हैं है ना अपने बिजनेस में, एक पार्टनर एक्टिवली काम करता है और एक पार्टनर थोड़ा बहुत काम करता है। तो क्या करता है, जो पार्टनर ज्यादा काम करता है हाँ उसको सैलरी जरूर दे देंगे, भाई तूने ज्यादा काम किया, हम तुझे प्रॉफिट से अलग 20,000 रुपए 30,000 जितने भी जिस लेवल पर आपका बिजनेस है उसके हिसाब से सैलरी दे सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि भाई सारा का सारा काम मैं कर रहा हूं तो सारा प्रॉफिट मैं ही रखूंगा, क्योंकि डेफिनेशन में पर सेक्शन 4 क्या कह रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है, होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस सभी कर रहे हो या फिर एक कोई एक कर रहा हो या फिर एक से ज्यादा कर रहे हो, एक्टिंग फॉर ऑल सभी के लिए। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन में देखा कि पार्टनरशिप क्या है, कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशन है जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। तो रिलेशन किससे एग्जिस्ट में आता है, किससे आता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में भी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब दोस्तों चाहे तो हमने बोलकर कहा हो या फिर लिख कर दिया हो या फिर इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, एग्रीमेंट में जो लिखा है, कई चीजें नहीं भी लिखती हैं, जैसे कि डेफिनेशन वाली बात है, अगर वो कल को ये कहने लगे कि भाई मैं अकेला रखूंगा मैंने काम किया, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टनरशिप लॉ में क्या लिखा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूर होना चाहिए यहाँ पे, चाहे वो मतलब रेशो ऑफ शेयरिंग डेफर कर सकता है यानी कि इक्वल होगा बट होना चाहिए। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए जो कि मैंडेटरी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कह रहा है सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, देयर इज नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल प्रॉफिट, वहां कोई पार्टनरशिप होगी नहीं, यानी पार्टनरशिप वॉइड होगी, अनएनफोर्सेबल होगी एज पर पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ही नहीं है, यानी एक ही बंदा सारे के सारे प्रॉफिट को लेकर निकल जाता है। तो म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उसमें म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल कंसेंट होती है कि भाई अगर हम सब कर रहे हैं तो भी सबके लिए कर रहे हैं, अगर 4 पार्टनर 2 कर रहे हैं तो वो भी 2 भी सबके लिए कर रहे हैं, ये म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए भाई, लॉफुल बिजनेस का मतलब है एनी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन अलाउड बाय लॉ, अलाउड बाय यानी ट्रेड है और डेयरी आइटम्स है, इस तरीके के। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है, यानी कि आपने कोई मतलब बियर मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस खोला, कोई केमिकल हजार्डस केमिकल का खोला, तो उस केस में ये फूड आइटम्स खोले तो लॉ ने कह रखा है कि भाई आप कर तो सकते हैं कुछ चीजों को तो खैर, लेकिन लाइसेंस लेकर कर सकते हैं आप। हम ये देखेंगे कि आप प्रॉपर जो प्रोसीजर है, जो मतलब इंस्ट्रक्शन है वो आप मेंटेन करके चल रहे हैं या फिर नहीं, जो स्टैंडर्ड है फूड के केस में हो, अल्कोहल के केस में हो, तो वहां पर लाइसेंस जहां जहां प्रिस्क्राइब्ड है वहां आपको लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो वो आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाएगा और कभी भी वो क्लोज करा सकती है गवर्नमेंट उसको या कोर्ट उसको। अब ये 4 एलिमेंट दोस्तों नेसेसरी हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट बिफोर ए पार्टनरशिप कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। भाई बिना इन चारों पॉइंट्स के कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कुछ क्लास दोस्तों यहाँ पर बताई गई हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप है और एक है पार्टनरशिप एट विल, देख लेते हैं। तो when 2 or more person agree to do a business in a particular adventure or undertaking, देख रहे हैं पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर क्या है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने कोई बिजनेस किया, इन्हें पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब कोई एक बिजनेस के लिए उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, पर ये वाला हमें जो इस वाली रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हम एक पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट यानी उसका काम पूरा हो जाएगा हम अपनी पार्टनरशिप फिनिश कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
ठीक है। पार्टनरशिप एट विल क्या है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात की, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए हमारी पार्टनरशिप होगी, यानी पर्टिकुलर वाले में कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक, या फिर एक लिमिट लगा देंगे कि 6 महीने में हो जाएगा, तो 6 महीने के बाद हम अपनी पार्टनरशिप क्लोज कर देंगे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप एट विल क्या है, विल का मतलब अपनी इच्छा से, जैसा पार्टनर चाहेंगे, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं लगाई गई है, जब सारे के सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी हमारी पार्टनरशिप क्लोज हो सकती है, कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का नहीं किया है। टाइप ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं दोस्तों। एक्टिव पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर वो बंदा है जो डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस के काम देखता है, बिजनेस को मैनेज करता है, वो क्या है। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर, ये क्या है, डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, कोई बिजनेस का काम नहीं करता, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। भाई 5 लाख की कैपिटल है तो कुछ इनका रेशो होता है जब आप पार्टनरशिप बनाएंगे, तो जैसे कंपनी के केस में 10% शेयर 20% शेयर होते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप के केस में भी, जैसे एलएलपी के केस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है, वैसे ही पार्टनरशिप के केस में भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है। कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर्स। तो क्या करता है, स्लीपिंग पार्टनर्स भी बिजनेस में पार्टनर लेते हैं, लेकिन कैपिटल देते हैं, प्रॉफिट में शेयरिंग लेते हैं, और जो और दूसरे पार्टनर काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी के लिए बाउंड होगा भाई। थर्ड आता है नॉमिनल पार्टनर, ये क्या है, नाम मात्र के पार्टनर हैं, नॉट हैव इंटरेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, बट लैंड देयर नेम टू द फर्म, लेकिन अपना नाम फिर भी दिया हुआ है फर्म को। नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कोई कैपिटल वगैरह नहीं देते हैं। नॉट एंटाइटल्ड टू पार्ट इन मैनेजमेंट, ना तो कैपिटल देते हैं, ना ही बिजनेस में उसके मैनेजमेंट में कुछ काम करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी देखते हैं, बट लाइक अदर लायबल टू थर्ड पार्टी, लेकिन अब बाकी सारे पार्टनर की तरह किसी थर्ड पार्टी को, किसी क्रेडिटर को, किसी लैंडर को लायबल होगा। हाउएवर जनरली हैव सम शेयर इन प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम इन द फर्म, लेकिन दोस्तों कोई भी अपना नाम फालतू में तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट लेगा, कुछ सैलरी लेगा। जैसे कि करते क्यों हम, अब आप ये देखेंगे, मान लो हम कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, हम किसी मतलब कोई बड़ी कंपनी है, हम उससे कहने लगे कि सर आप हमें सिक्योरिटी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, सर आप हमें ये वाला प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, खाने वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दो। कहेगा भाई कौन हो तुम, कितना पुराना तुम्हारा बिजनेस है, कितनी टर्नओवर है आपकी। तो हम कहेंगे सर हमने तो अभी शुरू किया था 2 महीने पहले, टर्नओवर तो अभी बस 5-10 हज़ार हुई है। कहेगा भाई मैं नए लोगों को नहीं देता, क्या पता मेरा काम खराब कर दो। लेकिन हम कहेंगे सर हम 2 तो हैं, लेकिन हमारा तीसरा पार्टनर जो है ना, वो 20 साल से फूड बिजनेस में काम कर रहा है, वो सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस में काम कर रहा है, और उसकी खुद की एक और फर्म है जिसमें वो काम कर रहा है। तो कहेगा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तो जो हमारा थर्ड पार्टनर है वो अपना नाम देता है सिर्फ इसीलिए, सो दैट कि आपका बिजनेस सही से चल सके, तो इसी नाम के बदले वो आपसे कुछ शेयरिंग लेता है प्रॉफिट में। अब दोस्तों फोर्थ है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, इफ ए पर्सन बाय हिज वर्ड और कंडक्ट होल्ड्स आउट टू अनदर दैट ही इज ए पार्टनर। अगर कोई पर्सन, कोई भी मतलब फर्म का बंदा है, अकाउंटेंट वगैरह है, अगर वो किसी और के सामने ऐसा बिहेव करता है कि वो फर्म का पार्टनर है, या अपने साइन कर देता है पार्टनर की जगह, तो फिर वो ये डिनाई नहीं कर सकता जब उसके पास लायबिलिटी आएगी कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, भाई मैं लायबल नहीं हूँ। भाई अगर आपने साइन कर दिया तो आप भी लायबल होगे, पीछे का जो प्रोसेस है किस तरीके से पार्टनर बनेगा वो होता रहेगा बाद में, ठीक है। दिस लायबल फॉर थर्ड पार्टी, तो वो भी थर्ड पार्टी के लिए हमारा क्या भैया लायबल है। आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड की हमने बात की दोस्तों। पार्टनरशिप डीड क्या है, ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसमें सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, कौन सा बिजनेस होगा, क्या नाम होगा फर्म का, सारी की सारी डिटेल्स हमारी लिखी रहती हैं, क्या बिजनेस की एक्टिविटीज होंगी। तो इट इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन इन डिटेल राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टीज टू द बिजनेस ऑपरेशन। चाहे वो ऑडिटर हो, क्रेडिटर डेबिटर के साथ कैसा बिहेव करेंगे हम, सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेंगे,
डिजाइन टू गाइड द पार्टनर्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एक गाइडेंस टूल है जो डिजाइन किया गया है पार्टनर को गाइड करने के लिए, अपने बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट, अगर डिस्प्यूट्स वगैरह कुछ हमारे बिजनेस में होता है तो उस केस में क्या प्रोविजन रहेंगे वो भी लिखा हुआ किसमें, पार्टनरशिप डीड में। कंटेंट दोस्तों पार्टनरशिप डीड के कुछ हेडिंग मैंने बताई गई, इससे ज्यादा हेडिंग भी हो सकती हैं। तो मतलब हेडिंग है डेफिनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन, मतलब हम डेफिनेशन दे देंगे कि पार्टनरशिप, पार्टनर कौन होगा, ऑडिटर कौन व्यक्ति होगा, विच इज ए मेंबर ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से पहले हम कुछ डेफिनेशन दे देंगे, इन्वेस्टमेंट दे देंगे कि किस पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, ड्यूटीज पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर की क्या क्या होंगे, विड्रॉल हम कोई पैसा किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं, कंपनी फर्म की मीटिंग वगैरह कैसे होंगी, इंडक्शन एंड एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर, यानी कि कोई नया पार्टनर कैसे आ सकता है और किसी पुराने पार्टनर को हम रिटायरमेंट के केस में कैसे रिटायर कर सकता है या फिर हम निकालना चाहें तो कैसे निकल सकता है, डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है फर्म का, आर्बिट्रेशन, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो हम उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू पहले प्रेफरेंस देंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू, उसके बाद में हम कोर्ट में जाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। मेरिट्स क्या हैं, यानी फायदे क्या हैं, इजी फॉर्मेशन है, जल्दी से बन जाता है, हमें सिर्फ पार्टनरशिप डीड बनाना है, उसको नोटरी कराना है और बन गया हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं, बिकॉज 4-5 पार्टनर या कम से कम 2 पार्टनर तो आएंगे तो दोनों कुछ कैपिटल लेके आएंगे। पूलिंग ऑफ मैनेजमेंट स्किल, भाई अलग अलग पार्टनर है तो किसी ना किसी चीज में तो वो स्पेशलिस्ट होगा ही, किसी न किसी चीज की तो उसको अच्छी नॉलेज होगी ही होगी, तो हमें क्या होगा, पूल इकट्ठे हो जाते हैं, एक मैनेजमेंट स्किल भी। बैलेंस बिजनेस डिसीजन, भाई कोई पार्टनर किस पे करता है, किसी और प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, कोई सोच विचार के अच्छे अच्छे डिसीजन लेता है, तो बैलेंस बना रहेगा दोनों में, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, भाई कभी भी कोई भी पार्टनर कह सकता है कि, क्योंकि लीगल एंटिटी तो होती नहीं है सेपरेट पार्टनरशिप के केस में भी, क्योंकि पार्टनरशिप कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं, सिर्फ कंपनी एक्ट कहता है कि बिजनेस और उसके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर सारे के सारे पार्टनर कहने लगे कि भाई हमारा बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज हो जाएगा, या फिर सारे के सारे जो पार्टनर हैं क्या हो जाए, इनकम्पिटेंट टू एक्ट हो जाएगा क्लोज, या सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, क्लोज हो जाएगा। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि एक पार्टनर भी कोई काम कर रहा है तो सारे के सारे पार्टनर उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, यानी डेफिनेशन में ही हमने देखा कि एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे तो सारे के सारे मिलकर करें या फिर उनमें से कोई करें, लेकिन सभी के लिए करेंगे तो सभी जैसे ही प्रॉफिट के लिए होंगे राइटफुल होंगे, वैसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। रिस्क ऑफ डिसहार्मोनी है, डिसहार्मोनी का मतलब कि सारे के सारे अलग अलग हो गए, सारे के सारे में मतभेद हो गया। डिफिकल्टी इन विड्रॉल फ्रॉम द फर्म, अगर मैं निकलना चाहूँ एक बार फर्म से तो मुझे कोई डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे फर्म मुझे कुछ कंडीशन लगा सकती है कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेम बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर सेम बिजनेस 3 साल के लिए नहीं कर सकते, या फिर आप क्यों निकल रहे हो यार, हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, इस तरीके की कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है भाई किसी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने का। तो पार्टनरशिप फर्म मे बी अफेक्टेड एट एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जब हमने पार्टनरशिप बनाई है तभी हम उसको रजिस्टर करना चाहिए। मान लो आज हमने एग्रीमेंट साइन किया, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे की, तो जरूरी नहीं कि आज ही हम, या फिर कुछ टाइम लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज करके 10 साल बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है। बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप फर्म के केस में ऑप्शनल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो आप जब चाहें जब कर सकते हैं। किसके बाद रजिस्टर होगी दोस्तों, ये होगी विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या ये सेंट्रलाइज होती है? नहीं। क्या ये ऑनलाइन होती है? नहीं। ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ये होती है दोस्तों स्टेट स्पेसिफिक, और स्टेट स्पेसिफिक की भी आपको जो एमसीडी ऑफिस होती है स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट के अपनी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जाना है पहले, ठीक है। अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो ईस्ट दिल्ली की जो एमसीडी होगी उसकी वेबसाइट पर आपको नाम वगैरह कुछ चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन आपको हाँ जाना जरूर पड़ता है डिपार्टमेंट में, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है। आगे देखते हैं ये क्या है, ए स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म का मतलब है कि एक हमें एग्रीमेंट बनाना है
उसमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म का मतलब कुछ उसमें कंटेंट होने चाहिए जो पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन कर रखे हैं, जो हम कंटेंट की अभी बात करके आए हैं। उसके साथ हमें नेम ऑफ फॉर्म देना है। प्रिंसिपल प्लेस क्या होगा वो हमें बताना है कि ये हमारा एड्रेस रहेगा, और हमें उसका कुछ प्रूफ देना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर खुद का है पार्टनर्स का, और एनओसी, या फिर हमने रेंट पर लिया तो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस एनओसी हमें देना है। डेट व्हेन ईच पार्टनर हैव ज्वाइंड, जब से उन पार्टनर्स ने ज्वाइन किया वो हमें डेट बतानी है। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस भी हमें पार्टनर्स का बताना है। ड्यूरेशन अगर कोई स्पेसिफाइड है तो बतानी है, अगर एट बिल है तो हमें वो लिखा होगा वो भी बतानी है। अभी कह रहा द एबव मेंशन्ड स्टेटमेंट शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय ऑल पार्टनर्स, यानी जो हमारा एग्रीमेंट है वो साइन और वेरीफाई करेंगे सभी पार्टनर के द्वारा और उनके अथराइज सिग्नेटरी के द्वारा, या तो खुद कर दें या अपने अथराइज सिग्नेटरी से करा दें। When the registrar of firm, ROI बोले तो registrar of firm is satisfied that provision of section 58 has been complied, जब उसको लगता है कि सारा का सारा प्रोसेस सही है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, अगर कुछ ओके नहीं है तो वो उनसे मंगा सकता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट में मुझे डाउट लग रहा है, ये क्लियर नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जैसे आपने ट्रेनिंग वगैरह की होगी तो कंपनी के केस में रीसबमिशन आता है, वैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के केस में भी आपकी ईमेल पर आ जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमें और चाहिए या क्लियर चाहिए या कुछ एडिशनल डिटेल चाहिए, और उनको लेने के बाद भी जब रजिस्ट्रार फॉर्म सेटिस्फाई हो जाता है, कंप्लीट है, तब वो क्या करता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू कर देता है, प्रोवाइड करा देता है। माइनर की क्या पोजीशन रहेगी पार्टनरशिप फॉर्म में? माइनर कौन पर्सन हो सकता है? ऐसा कोई भी पर्सन, मेल फीमेल जो भी होगा, जिसकी एज क्या है 18 साल से कम है। 18 साल के बाद वो मेजर हो जाता है, ठीक है, वयस्क हो जाता है, तो माइनर बोलो तो अवयस्क हिंदी में। इट में बी नोटेड दैट एन एग्रीमेंट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन ए पार्टनरशिप। भाई हम डेफिनेशन में ही पढ़ के आए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, या फिर मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी माइनर कुछ केसेस में ही एग्रीमेंट कर सकता है, अदरवाइज वो एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। अगर किसी ने कर भी लिया उसके साथ एग्रीमेंट तो अनइंफोर्सेबल होता है। अनइंफोर्सेबल का मतलब कि लॉ की नजर में वो वैलिड नहीं है, ठीक है, आप उसके ऊपर कोर्ट में केस नहीं कर सकते क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है लॉ की नजर में, और लॉ कोर्ट किससे चलता है? लॉ से, कानून से, ठीक है। तो ये कह रहा कि इट में बी नोटिस दैट एन एग्रीमेंट इज एसेंशियल, जरूरी है, मैंडेटरी है, किसके लिए? पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए। दोस्तों एक केस आया था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये पार्टनरशिप फॉर्म का केस है, जिस केस में हेल्ड किया गया, नहीं डिसाइड किया गया था, हेल्ड दैट माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, एंड माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एंड अनइंफोर्सेबल। माइनर का जो एग्रीमेंट आपने किया है माइनर के साथ वो क्या है? अनइंफोर्सेबल है, वैलिड नहीं, इनवैलिड है। दस ए माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। भाई इसी तरीके से कोई भी क्या है, कोई पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए एंटर नहीं कर सकता। लेकिन एज पर सेक्शन 30 दो ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर इन ए फर्म, वैसे तो कोई माइनर फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर सारे के सारे पार्टनर कंसेंट दे देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो माइनर है वो भी पार्टनर बन सकता है दोस्तों। अब किसके लिए बन सकता है? टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब भाई पार्टनरशिप फर्म को क्या बेनिफिट हो सकते हैं? एक सेकंड को, पार्टनरशिप फर्म को क्या बेनिफिट हो सकते हैं? मान लो कोई 16 ईयर का कोई स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, कोई पर्सन है, उसको आईटी की अच्छी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब आपके जो पार्टनर्स हैं वो सब 40-50 प्लस है, इतनी ज़्यादा आईटी से नॉलेज नहीं है। अगर हमारी फर्म को कोई ऐसा काम पड़ता है जो रेगुलर बेसिस में है लेकिन हम एम्प्लॉय रखना नहीं चाहते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक तरह से कंसेंट लेकर के सभी पार्टनर की फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, भाई फर्म की हेल्प के लिए, बेनिफिट के लिए ही काम करेगा, तो हम उसको कुछ, जब वो काम करेगा हम उसको क्या दे सकते हैं, कुछ शेयरिंग दे सकते हैं प्रॉफिट में 1-2% की, या फिर इस तरीके से कोई और भी काम हो सकते हैं दोस्तों।
अब देख सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होगा, फर्म का बंद कैसे होगी। वेयर देयर इज ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है दोस्तों, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है, जब सारे के सारे पार्टनर एग्रीमेंट को क्या कर दें, क्लोज कर दें, क्लोज करना चाहें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, वेयर देयर इज ए डिसोल्यूशन, वेयर देयर इज ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स पे मेन फोकस करना ऑफ ए फर्म। तो ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। हमें ये भी नोट करना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों अलग अलग हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो गई है, यानी अब उसका बिजनेस खत्म हो गया है, बंद हो गई है वो। लेकिन वहीं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि हमारी जो फर्म है बंद नहीं हुई है, क्लोज नहीं हुई परमानेंटली, क्या हुई है, कुछ चेंज हुआ है। चेंज का मतलब नया पार्टनर आया है, नया कोई पुराना पार्टनर गया है, यानी नए पार्टनर का एडमिशन यानी कि अपॉइंट हुआ है, पुराना पार्टनर गया है, कैपिटल में कुछ चेंज हुआ है, बिजनेस एक्टिविटी में कुछ चेंज हुआ है। तो इस तरीके के चेंज में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अगर सभी पार्टनर बंद करना चाहें, ये सभी पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाएं, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, सभी, ठीक है। अगर सभी का मतलब अगर एक को छोड़कर बाकी सभी हो जाएंगे तब भी वो बंद होंगी, क्योंकि अकेला तो पार्टनरशिप हम चला नहीं सकता, कम से कम 2% होनी चाहिए। अगर लेकिन 5 हैं, 3 हो गए, 2 बच गए, तो 2 वो चला सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट दैट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने बात कर चुके हैं। वेयर देयर इज ए चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ पार्टनर्स ओनली, यानी कि सम पार्टनर में कुछ चेंज हो रहा है, कोई पार्टनर गया है, कोई नया आया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, बिजनेस एक्टिविटी में चेंज हुई है, ऑफिस एड्रेस चेंज हुआ है, तो इन सबको हम नाम दे देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होगा, जब सभी पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स या ऑल एक्सेप्ट वन क्लोज करना चाहते हैं तब। ग्राउंड क्या क्या होंगे, किस किस ग्राउंड पर हमारी जो है पार्टनरशिप क्या हो सकती है दोस्तों, क्लोज हो सकती है। देखते हैं, 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट की कुछ दखलंदाजी की हो सकती है कोर्ट के इंटरवेंशन के द्वारा। देख ले हैं सारे केस को देख लेते हैं। कोर्ट वाले में पहले हम देखते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सारे पार्टनर चाहते हैं कि भाई अब हम चाहते हैं कि अब हम रिटायरमेंट लेने और अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हैं, तो पार्टनरशिप को हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं फर्म को, ठीक है। सेकंड है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, या तो सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या फिर सभी एक को छोड़ के बाकी सब हो गए, तब भी हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। बिजनेस बिकम इलीगल, हम कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो इलीगल कर दिया बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस था और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्लास्टिक ही बंद कर दी, कहा कि ये इलीगल है, अगर कोई इसको बेचता बनाता पकड़ा गया तो उसका बिजनेस बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, 5 साल की सजा होगी, इतने लाख की पेनल्टी लग सकती है। यही कुछ बिजनेस तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि आप उन्हें लाइसेंस लेकर के बना सकते हैं, जैसे आर्म्स का यानी हथियार वगैरह बनाने का, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट या तंबाकू प्रोडक्ट, कुछ ऐसे होते हैं जो इलीगल ही कर दिए बिल्कुल, ठीक है। तो उस केस में हमारा बिजनेस क्लोज है। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, यानी हमारे पार्टनरशिप एट डील थी और हमारे पार्टनर चाहते हैं कि भाई अब हम अपना बिजनेस क्लोज कर दें, यानी मेजोरिटी पार्टनर ने नोटिस दे दिया तो बाकी को भी क्लोज करनी पड़ेगी। और कोर्ट कहाँ पे कर सकता है, अगर सारे के सारे पार्टनर अनसाउंड माइंड होंगे, पागल हो गए, तब कर सकता है। परमानेंट इनकैपेसिटी होगी उनके अंदर, अब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफर और सेल ऑफ फुल इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टनर, तब भी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। बिजनेस वर्किंग एट लॉस, अगर हमारा काफी टाइम तक बिजनेस लॉस पर ही चल रहा है, 5-10 साल तक काफी हैवी लॉस हो रहे हैं, लोन वगैरह भी हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो बैंक कंप्लेन करेंगी कोर्ट को और कोर्ट भाई हमारे बिजनेस को क्लोज करा सकता है, ठीक है। और फिफ्थ है कि वेयर जस्ट एंड इक्विटेबल, जहां भी कोर्ट को लगेगा कि इस केस में बिजनेस क्लोज होना चाहिए तो वो करा सकता है क्लोज। तो दोस्तों ये हमने देखा टाइप ऑफ बिजनेस में, बिजनेस के कुछ टाइप्स, यानी कि हमने 2 चीज देखी हैं। 2 चीजें कौन सी है दोस्तों, एक है प्रोप्राइटरशिप और एक है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या है, कैसे बनती है, कैसे डिसॉल्व होती है, और वही हमने देखा प्रोप्राइटरशिप फर्म का। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे आने वाली
टॉपिक्स की। जैसे